नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके बाय विजय शर्मा पे। आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी के वो क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में या कि हर किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को आरक्षण दिया गया है। पूछा गया है लोकसभा के अंदर जो SC ST हैं उनको आरक्षण दिया गया है, किस अनुच्छेद में है ये बात। देखिए, हम सारे अनुच्छेद देख लेते हैं। 345 जो दे रखा है, इसके अंदर राज्यों की राजभाषा का वर्णन है। 345 में राज्यों की राजभाषा का वर्णन है। और 222 जो दे रखा है, इसके अंदर जजों के बारे में बात की गई है। जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में जाएंगे जो है। 332 की अगर बात करें, 332 अनुच्छेद में विधानसभाओं में, ध्यान दें, राज्यों की जो विधानसभा है उनके अंदर SC ST के आरक्षण से संबंधित अनुच्छेद है ये। और उसके बाद 330 जो दे रखा है, इसमें आएगा लोकसभा के अंदर SC ST को जो आरक्षण दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है, सारे अनुच्छेद। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देख रेख में आता है। देखिए, हम बात अगर करें तो अंडमान निकोबार इस एरिया में पड़ेगा, नीचे बंगाल की खाड़ी में। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है पोर्ट ब्लेयर में बम्बई की हाई कोर्ट के जो सर्किट बेंच है। पोर्ट ब्लेयर के अंदर बम्बई हाई कोर्ट की सर्किट बेंच नहीं है। पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाई कोर्ट की जो सर्किट बेंच है, इसका आंसर आएगा कोलकाता हाई कोर्ट। देखिए, जो कोलकाता हाई कोर्ट है उसी की सर्किट बेंच है पोर्ट ब्लेयर के अंदर, तो वो इसको संभालती है। तो इसका आंसर आ जाएगा कोलकाता हाई कोर्ट। या फिर पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार किस हाई कोर्ट के अधीन काम करता है, तो कोलकाता हाई कोर्ट के अधीन काम करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का न्याय क्षेत्र कौन सी न्यायालय के अधीन आता है। तो भाई लक्षद्वीप का पूछा है, सॉरी, अंडमान का पूछा गया था, तो अब लक्षद्वीप का पूछ लिया। इधर इस साइड में कौन सा पड़ता है हमारा राज्य, केरल। तो क्या आएगा आंसर, केरल का हाई कोर्ट। केरल का हाई कोर्ट जो है डील करता है किसके साथ, लक्षद्वीप के साथ। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदलता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज होते हैं, फिलहाल जो संख्या है लगभग 31, ये जजों की संख्या बदलता कौन है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या बदली जा सकती है क्योंकि ऐसा पहले हुआ है। कब कब हुआ है, स्टार्टिंग में जजों की संख्या थी 7। शुरू में जजों की संख्या 7 थी, लेकिन 1950 में 1950 में जजों की संख्या 7 थी। उसके बाद 1956 में, 56 में ये संख्या बढ़ कर के 10 हो गई। उसके बाद ये संख्या 1960 में बदली है। 60 में ये संख्या 13 तक पहुंच गई। उसके बाद ये संख्या 1977 में बदली है। 77 में ये संख्या 17 पहुंच गई। और उसके बाद 1985 में ये संख्या 25 के करीब पहुंच गई। तो अब कितनी है, 31। तो इसका मतलब ये संख्या बदली जा सकती है। ध्यान दें, शुरू में 1950 में 7 थे, के बाद 56 में 10 हुए, 60 में 13 हुए, 77 में 17 हुए, 85 में 25 हुए। और ये काम करता है कानून, जो कि संसद के अंदर पारित किया जाता है। तो ध्यान दें, इसका आंसर आएगा कानून द्वारा संसद ये काम कर सकती है। समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत खास है। दिल्ली को NCT यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, संविधान के किस संशोधन के द्वारा बनाया गया। तो ये संशोधन हुआ था 1991 में, और संशोधन हुआ था 69 जो संशोधन है, इसके तहत दिल्ली को NCT का दर्जा दिया गया था। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में होती है। यानी कि जो 3 स्तरीय जनसंख्या प्रणाली होती है, जैसे सॉरी पंचायती राज प्रणाली होती है, सबसे पहले होता है ग्राम पंचायत, उसके बाद होता है पंचायत समिति, और उसके बाद होता है जिला परिषद।
तो ये वाली जो 3 स्तरीय प्रणाली है, ये इसके लिए लिमिट डिसाइड की गई है कि राज्य की संख्या 20 लाख होगी तो वहाँ पे ये त्रिस्तरीय प्रणाली लागू होगी। समझ में आ गई होगी बात। त्रिस्तरीय प्रणाली, ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद या फिर जिला पंचायत कह सकते हैं आप लोग इसको, ये 20 लाख तक की लिमिट वाले राज्य में मान्य होगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? तो राज्यपाल को हटाने का काम तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है। राज्यपाल को हटाने का कार्य राष्ट्रपति का, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के अधीन ही राज्यपाल काम करते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य के लिए संशोधित किया जाना है? यानी कि कौन सी अनुसूची ऐसी है जो कि नए राज्य के लिए हमें अनुमति देती है? तो देखिए इसमें जो दे रखी है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची की अगर हम बात करें तो चौथी अनुसूची में राज्यों के अंदर या फिर केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जो राज्यसभा की सीटें हैं उनका बंटवारा होगा। राज्यसभा की सीटों के बंटवारे के लिए कौन सी अनुसूची है? चौथी। तीसरी अनुसूची में जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब की शपथ का वर्णन है। दूसरी अनुसूची में जितने भी पदाधिकारी हैं, पदाधिकारियों का मतलब है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब, इनकी पेंशन। ध्यान दें, इसमें कन्फ्यूज़न होता है। दूसरी में पेंशन है और तीसरी में शपथ है। शपथ और पेंशन में कन्फ्यूज़न होता है, तो ध्यान दें, हम भारतीय हैं, पेंशन पहले लेंगे, शपथ बाद में लेंगे, ठीक है? तो दूसरी में पेंशन, तीसरी में शपथ। पहली अनुसूची राज्यों से संबंधित है, तो नए राज्य बनाने के लिए संशोधन की अगर बात हुई तो वो पहली अनुसूची के अंदर होगी, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित है? लोकसभा के अंदर जो सीटें होती है उनमें कुछ सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए भी होती हैं। तो इसमें पूछा गया है किस राज्य के अंदर सबसे ज़्यादा हैं। तो लोकसभा की हम सीटें देख लेते हैं हर राज्य के हिसाब से किस में कितनी है। गुजरात राज्य में लोकसभा की सीटें 26 हैं। और उसके बाद अगर बात करें हम, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 25, राजस्थान में भी 25 हैं और एमपी में 29 सीटें, और 29 में से 6 सीटें जो है जनजातियों के लिए आरक्षित है, एसटी के लिए आरक्षित है। तो इसका आंसर क्या आएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, बाकियों में 4-4, 3-3 है, यहाँ पे 6 सीटें जो है एसटी के लिए आरक्षित हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है जी। सीमा प्रबंधन जो विभाग है वो आता है हमारे केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन। तो देखिए यहाँ पे जो मंत्रालय दे रखे हैं सारे के सारे, उनके मंत्री याद कर लेते हैं हम। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, और उसके बाद विदेश मंत्री हैं हमारे जयशंकर। जयशंकर जी हमारे विदेश मंत्री, सुब्रमण्यम जयशंकर। गृह मंत्री को कौन नहीं जानता जी? अमित शाह। और रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। तो देखिए इसका आंसर आएगा गृह मंत्रालय। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन राज्यों में विधान परिषद है? तो ध्यान दें, विधान परिषद केवल 7 राज्यों में है। कितने राज्यों में है? 7 राज्यों में। तो वो हम देख लेते हैं। देखिए इनके लिए आप एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मैं ट्रिक का इस्तेमाल करता नहीं होता, लेकिन आज मैं एक छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मान लो कोई आप लोगों से पूछे कि दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो आप कहेंगे बिल्कुल जी। और मान लो आपने एमबीए कर रखी है, तो वो कहेगा अगर दिल्ली पुलिस का ही पेपर देना है, अगर दिल्ली पुलिस की जॉब करनी है तो एमबीए क्यों जी? तो आप लोगों ने ये बात देखी, तो एम बी ए क्यों और जी। अब देखिए ये वो 7 राज्य हैं जिनके अंदर विधान परिषद है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी और जम्मू कश्मीर। अब इसमें यूपी भी है, बिहार भी है, जम्मू कश्मीर भी है। तो ध्यान दें, छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसके अंदर विधान परिषद नहीं है। तो ध्यान दें, TMBAKUJ। तो MBA क्यों जी मतलब तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक,
यूपी और जम्मू कश्मीर। तो इसका आंसर आएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में विधान परिषद नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन भी थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अंडमान निकोबार में आदिवासी जनजातियों के संरक्षण के लिए संशोधन विनियमन 2012 संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत जारी किया गया। एक संशोधन जारी किया गया 240 अनुच्छेद के तहत, जो कि राष्ट्रपति को केंद्र शासित प्रदेशों के अंदर जितने भी आदिवासी जनजातियां हैं उनके लिए उपाय बताने का काम करेगा। ये जो संशोधन विनियमन पारित किया गया है, ये विनियमन राष्ट्रपति को उपाय बताएगा कि आप केंद्र शासित प्रदेशों में जो जनजातियां हैं उनकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो पूछा गया है यह किस जनजाति की रक्षा करेगा। तो ये सारी की सारी जनजातियां हैं, लेकिन अगर अंडमान निकोबार की बात की जाए तो ये जरवास जो जनजाति है ये है अंडमान निकोबार में फेमस। तो इस जनजाति के लिए ये उपाय बताएगा। तो इसका आंसर आएगा जरवास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 123 क्या बताता है। तो ये तो सबको पता है जी, संविधान का अनुच्छेद 123 क्या बताता है। ये बताता है जी, राष्ट्रपति जो अध्यादेश लगाता है, राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश लगा सकता है किसके तहत, संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत। ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। उसके बाद देखिए इसमें दे रखा है सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्र, इसका कोई अनुच्छेद नहीं है। जम्मू कश्मीर के लिए 370 बना था लेकिन वो भी हटा दिया गया है। और उसके बाद दे रखा चुनाव आयोग, ये है 324 के अंदर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र किस उच्च न्यायालय का है, यानी कि कौन सा हाई कोर्ट सबसे बड़े न्यायिक क्षेत्र को संभालता है। तो ध्यान दें, इसमें जो गुवाहाटी हाई कोर्ट दे रखा है ना, ये एक ऐसा हाई कोर्ट है जो बहुत सारे राज्यों को संभालता है। पहले ये 7 राज्यों को संभालता था लेकिन फिलहाल ये कुछ ही राज्यों को संभालता है, जिसमें है आसाम, आसाम को संभालता है, अरुणाचल प्रदेश भी आएगा इसमें, उसके बाद इसमें नागालैंड आएगा और उसके बाद आएगा इसमें मिज़ोरम। 7 सिस्टर के जो 4 राज्य हैं वो चारों के चार, 7 सिस्टर के 7 राज्य हैं लेकिन इन चारों को गुवाहाटी हाई कोर्ट के अधीन रखा गया है। पहले इसमें मणिपुर, त्रिपुरा भी आते थे और मेघालय भी आता था, उन सब का अब हाई कोर्ट बन चुका है। तो इसका आंसर आएगा गुवाहाटी हाई कोर्ट। इसमें जो इलाहाबाद हाई कोर्ट दे रखा है ये एरिया वाइज जो हाई कोर्ट बना रखा है वो एरिया वाइज एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान की कई प्रमुख विशेषताएं जैसे संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता, एक द्विवार्षीय केंद्रीय विधायिका और शक्तियों को अलग करने का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है। ये जितनी भी चीज़ें दे रखी है इसके अंदर आप जोड़ दीजिए आरबीआई को भी, इसके अंदर आप जोड़ दीजिए राज्यपाल को भी। ये सब कुछ लिया गया है संविधान का भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। ये जितने भी अधिनियम दे रखे हैं सारे के सारे संविधान के अंदर कुछ ना कुछ डालते हैं, यानी कि हमारा संविधान कॉपी पेस्ट किया गया है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लिया गया है। तो सबसे ज़्यादा मैटर जो लिया गया है ना वो लिया गया है 1935 अधिनियम से। सबसे लंबा अधिनियम इसी को बोलते हैं, सबसे बड़ा अधिनियम इसी को बोलते हैं। नेहरू रिपोर्ट की बात करें 1928 में नेहरू जी ने मोतीलाल नेहरू ने पेश की थी साइमन कमीशन के खिलाफ। और उसके बाद 1919 का जो अधिनियम है इसको बोलते हैं मोटेंग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। इसके अंदर रूलेट एक्ट आया था। तो इसका आंसर आएगा 1935 का अधिनियम। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो आप सबको पता होना चाहिए हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, जिसके अंदर आपको फारसी का नाम नहीं मिलेगा, बाकी सारी भाषाएं उसमें हैं। ये जो संस्कृत और कश्मीरी है ये मूल संविधान की भाषाओं में से है, जो 14 भाषाएं थी लेकिन बाद में जोड़ी गई थी। जो उनमें नेपाली आती है, नेपाली 1992 में जोड़ी गई थी। नेपाली जो भाषा है 1992 में जोड़ी गई थी। तो इसका आंसर आएगा फारसी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया। तो संशोधन तो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है जी, संशोधन हम साउथ अफ्रीका से लेते हैं। जर्मनी से इमरजेंसी ली गई है और बाकी यहाँ से कुछ नहीं लिया गया है। तो इसका आंसर आएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है,
राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है, तो देख लेते हैं कौन सा असत्य है। राज्यसभा का, देखिए नीचे से चलते हैं। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य हर 2 साल पे रिटायर हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और हर सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ध्यान दें। राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। सदस्य तो 12 ही किए जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा नहीं, प्रेसिडेंट द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ये जो है इसमें असत्य है। यहाँ पे राष्ट्रपति 2 सदस्य लोकसभा में मनोनीत करते हैं और 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो दोस्तों आज की सीरीज हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले 20 क्वेश्चन भी बहुत जल्द लेकर के आऊँगा। पॉलिटी को हम ऐसे 20-20 क्वेश्चन करके बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में या फिर किसी भी एग्ज़ाम में काम आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।